नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार पुनः है जो आपके सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास की। आज हमारी सेकंड क्लास है। और कल वाला हम एक बार वापस थोड़ा देख लेते। कल तुमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था और वहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए थे। घुइलों की मैंने आपको शाखाएं नहीं बताई थी, तो घुइलों की शाखाओं के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से जो घुइलों की शाखाएं हैं। हम बात करूँ मैं आपके घुइलों की शाखाओं की। तो घुइलों की आपके दो व्यक्ति के अनुसार मोहन और नैनसी, और मैं बात करूं हमारे कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भुइलों की 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 24 है जो भुइलों की क्या हमारी शाखाएं हैं। मैं बात करूं भुइलों की। इसके अलावा मैं बात करूं भुइलों, तो भुइलों को है जो सूर्यवंशी हिंदू माना जाता है। कैसा माना जाता है? हमारा सूर्यवंशी हिंदू माना जाता है। तो ये भी दो बात आपको ध्यान रखनी। कल की क्लास के अंदर इनको हम स्किप कर गए थे, तो इनको भी आप जो नोट आउट कर लेना। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमने कल गुइलों की रियासतों के बारे में, हमारे जो गुइलों का जो संस्थापक कौन था, कब इसकी स्थापना हुई थी, सामोली अभिलेख के बारे में पढ़ा था, किसका ये अभिलेख है, और उसका टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था, क्या क्या हमें जानकारी थी उसके बारे में जो कल की क्लास के अंदर देख चुके थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमने बप्पा रावल से स्टार्ट किया था। बप्पा रावल को मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज करूं तो बताऊं कि इसका वास्तविक नाम काल घोष था और ये हरित ऋषि का शिष्य था। और 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को जो चित्तौड़ के अंदर रहता है, वो चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है और अपनी नई राजधानी वो नागदा को बनाता है। नागदा को राजधानी बनाने के बाद में वहां पर ये जो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। एकलिंग जी के स्वयं को दीवान मानते हैं। इसके अलावा इसने 115 ग्राम सोने के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसने है जो गजनी के राजा को हराता है, और गजनी का राजा था सलीम, उसको हराता है और वहां पर अपने भांजे को क्या बनाता है? राजा बनाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, जो कि इसी के सैन्य शिविर के अंदर उसका नाम है जो रावलपिंडी पड़ा था। और इसके अलावा सीवी वेद हैं जो इसकी तुलना चार्ल्स मार्टिन से करते हैं। और इसकी कुछ उपाधियां तीन हमने पढ़ी थी, चक्रवे, राजगुरु और हिंदू सूरज की तीन उपाधियां थी, उनके बारे में हमने जो कल की क्लास के अंदर देखा था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमने अल्लट के बारे में देखा था। अल्लट का जो अन्य नाम था या वास्तविक नाम था वो हमारे आलू रावल था। इसके टाइम ये प्रशस्ति मिलती है सारणेश्वर प्रशस्ति। उसके अनुसार सारनाथ प्रशस्ति हमें तीन चार जानकारी देती है। एक तो इसने जो वहाँ की टैक्स व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। इसने नई राजधानी अहाड़ बनाई थी। अहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण कराता है। जो वरा मंदिर है वो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, या जो वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन कौन से थे, उनके बारे में हमें क्या देती है? जानकारी देती है। उनके बारे में हमने कल देखा था। वो एक अमात्य था हमारा, अमात्य का मतलब प्रधान होता है, संधि विग्रह जो शांति एवं युद्ध का अधिकारी होता है, अक्षपटिक जो आय व्यय का अधिकारी होता है, एक भिस्काधिराज था जो कि हमारे मैं बात करूं, भिस्काधिराज मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। और एक बंदीपति था जो कि राज्यों की प्रशंसा करने के लिए हुआ करता था। तो ये पांच उस टाइम में जो मेन हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा हमने जो आठपुर अभिलेख या आहड़ अभिलेख देखा था, उसके बारे में बताते हैं कि हरियादेवी हूण नाम की इसकी वो राजकुमारी थी, उस रानी थी, उसका जो ये अभिलेख है, या शक्ति कुमार की रानी हरियादेवी हूण, उसका ये क्या आपका अभिलेख है। तो हमने जो कल की क्लास के अंदर यही देखा था। आज हम जो नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, नए राज्य से स्टार्ट करेंगे। और जो नया राजा है उसका नाम है हमारा जैत्र सिंह। क्या है? जैत्र सिंह आज का हमारा जो नया राजा रहने वाला है। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप है जो आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप हमारे साथ जुड़े रहना। आपको है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रोजाना है जो इस सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वहाँ पर है जो डबल की या जो भी बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उन सभी के लिए है जो हम सेमेस्टर वाइज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो यहाँ पर क्लास लेके आ रहे हैं। तो आप सभी है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास के अंदर मैं बात करूं तो आज हमारा जो अगला राजा है वो है हमारा जैत्र सिंह। कौन सा? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध के बारे में देखते हैं कि क्या था भूताला का युद्ध, किस किस के बीच में युद्ध होता है।
तो इसके बारे में देखते हैं। पहला आता भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध के बारे में देखता हूँ। बैटल ऑफ भूताला अर्थात भूताला का युद्ध। भूताला के मैं युद्ध की बात करूँ तो भूताला का जो युद्ध है वो हमारे 1227 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1227 ईस्वी के अंदर होता है। दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है। एक हमारे जैत सिंह वर्सेज इल्तुतमिश नाम का एक राजा था, आपने शायद नाम सुना होगा। तो इस इल्तुतमिश के बीच में और जैत सिंह के बीच में हमारा क्या होता है? भूताला का युद्ध होता है। कौन जीतता है इस युद्ध के अंदर? तो इस युद्ध के अंदर मैं बात करूं तो इस युद्ध के अंदर हमारे जैत सिंह की क्या होती है? विजय होती है। इसकी विजय या क्या होती है? हमारी जीत होती है। तो ध्यान रखना कि भूताला के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो जैत सिंह की इसके अंदर क्या होती है? विजय होती है। ध्यान रखने वाली चीज इतनी है कि युद्ध किसके बारे में होता है और युद्ध किस किस के बीच में होता है और कब होता है। इंपॉर्टेंट चीज एक और इस युद्ध के अंदर आती है कि इस युद्ध के अंदर इसके सेनापति कौन कौन थे। मैं बात करूं हमारे जैत सिंह के सेनापति, कमांडर ऑफ जैत सिंह अर्थात आपके जैत सिंह के सेनापति। दो प्रमुख सेनापति इसके इस युद्ध के अंदर रहते हैं और उन दो का नाम था, एक का नाम था हमारा बालक, एक का नाम था हमारा बालक और एक का नाम था हमारा मदन। तो ये बालक और मदन दो नाम के हैं जो इसके क्या थे? हमारे सेनापति थे जो इस युद्ध के अंदर है जो लड़ते। मैं बात करूं कि इस युद्ध के अंदर है जो कौन जीता, तो जैत सिंह जीता। और इल्तुतमिश को इस युद्ध के अंदर इतना है जो बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा कि इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी, मैं बात करूं इल्तुतमिश की भागती हुई सेना, तो वो भागती हुई जो सेना है वो बाद में नागदा को लूट लेती है। इनकी उस टाइम राजधानी जो नागदा हुआ करती तो उसको है जो क्या कर लेती? लूट लेती है। तो ये भी आपको है जो पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि इल्तुतमिश की भागती हुई सेना किसको लूट लेती है? नागदा को लूट लेती है। तो ये भी आपको याद रखना, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना नागदा को लूट लेती है। भागती हुई सेना ने जो नागदा को लूट लिया था तो इसने अपनी एक नई राजधानी बनाता है। और ये अपनी नई राजधानी कौन सी बनाता है? तो ये अपनी नई राजधानी बनाता है चित्तौड़। और जैत सिंह अपनी नई राजधानी चित्तौड़ बनाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनके जो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ वालों की जो चित्तौड़ राजधानी वो किसके टाइम बनी थी या किस राजा ने बनाई थी, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सवाल हो जाता है। और वो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा जैत सिंह इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। और इसकी जो भारतीय हुई सेना किसको लूट लेती? नागदा को लूट लेती। ये दो चार फैक्ट इसके इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अलावा इसमें और बात करूँ आपको तो हमारे एक इतिहासकार हुए इतिहासकार, और उन इतिहासकार का नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। और ये शर्मा जी कहते हैं कि जो मेवाड़ का जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें यदि किसी का स्वर्ण काल रहा है तो किसका टाइम को माना है? जैत सिंह के टाइम को क्या माना है? स्वर्ण काल माना है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार
मध्यकालीन मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था, इनका टाइम पीरियड स्वर्ण काल का कैसा था, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ है ना। तो इसका टाइम को क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक बंदा था, आपने नाम सुना होगा, जय सिंह सूरी। और ये जो जय सिंह सूरी हैं, इस जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है पुस्तक का, हमीर मद मर्दन। ये इसकी पुस्तक के क्या नाम है ना, इस पुस्तक का नाम है हमीर मद मर्दन। और इस हमीर मद मर्दन पुस्तक के अंदर हमीर किसको कहा गया, तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर हमीर किसको कहा गया। तो इसमें हमीर मैं बात करूं, हमीर, तो हमीर किसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया। तो ये चार पांच कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जयते सिंह के बारे में आपको याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट भूताला वाला युद्ध है जो कि 1227 ईस्वी के अंदर होता है। बालक और मदन इसके दो प्रमुख सेनापति थे। जयते सिंह की इसके अंदर युद्ध होती है और वो इल्तुतमिश की भारतीय सेना नागदा को लूट लेती है और ये अपनी एक नई राजधानी बनाते, उसका नाम है चित्तौड़गढ़। और मैं बात करूँ तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने जो इसके टाइम को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। और इसके अलावा जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन, इसके अंदर हमीर किसको कहा गया, इसके अंदर हमीर किसको कहा गया, हमारे इल्तुतमिश को हमीर कहा गया इसके अंदर। तो ये तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला राजा था रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में आपको दो चार बातें बताऊं तो सबसे पहले देखते हैं रतन सिंह का टाइम पीरियड क्या था। तो रतन सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1302 से 1303। मात्र एक दो साल के लिए राजा बनते हैं। और देखते हैं रतन सिंह के बारे में। तो मैं बात करूं आपके, तो एक पहले के हमारे जो व्यवस्था है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले क्या व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे कोई राज्य और उस, सॉरी, जैसे पहले कोई राज्य है और उस राज्य के अंदर जो बड़ा भाई होता है या जो राजा के जो सबसे पहले बैठा हुआ करता था, तो उसको क्या बनाया करता था, उसको जो हमारे क्या बना दिया करता था, राजा बना दिया करता था, उसको राजा बना दिया जाता था। और जो राजा है वो हमारे जो राज्य की जो राजधानी रहती थी उसके अंदर क्या किया करता था, राज रहता था, राजधानी के अंदर रहा करता था। और वो कौन सा होता, राजा बनता था। अब इसके जो छोटे भाई होते थे, राजा के जो छोटे बेटे हुआ करता था या राजा के जो छोटे भाई है, तो उनको छोटे छोटे क्या कर देते थे, ठिकाने दे दिए गए होते। छोटे छोटे क्या कर दिए जाते, एक राज्य के अंदर बहुत सारे ठिकाने होते थे और छोटे छोटे क्या दे दिए जाते थे, ठिकाने दे दिए जाते थे। और जो ये ठिकाने के जो प्रमुख होते थे उन प्रमुख को हम बोलते हैं, या तो बोलते हैं हमारे जागीरदार, या इन्हीं को एक दूसरा नाम है, इनको बोलते हैं सामंत। एक राज्य के अंदर बहुत सारे सामंत या जागीरदार हो सकते हैं। तो ये थोड़ी व्यवस्था जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रमुख होगा वो तो क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राजा कहाँ पर रहेगा, राजधानी के अंदर रहेगा। और जो बाकी वाले जो बेटे थे या मैं बोलूँ तो इसके छोटे भाई हैं, उनको छोटे छोटे ठिकाने दे दिया करते थे जहाँ पर वहां से जो रेवेन्यू वगैरह, वहाँ की सुरक्षा वगैरह वो किया करते थे। और उनको हम क्या बोलते हैं, जागीरदार, या हम क्या बोलते हैं, सामंत बोलते हैं उनको, फ्यूडल और इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं बात करूँ कुंभकर्ण की, यहाँ पर एक आपको हेडिंग दिख रही होगी, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या था, कौन था, उसके बारे में देखते हैं ना। चलिए,
एक यहाँ पर हेडिंग है हमारे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन था? तो कुंभकर्ण मैं बात करूं तो छोटा आपके भाई था, रतन सिंह का छोटा भाई था। और ये जो कुंभकर्ण है ये बाद में हमारे कहाँ पर चला जाता है? ये नेपाल में चला जाता है। और ध्यान रखना इसके बारे में, नेपाल में भील वंश की राणा साका का क्या क्या करता है का संस्थापक है। इसके बारे में ध्यान रखना कि जो है कुंभकर्ण है वो हमारे ऋषि रतन सिंह का छोटा भाई था, जो कि बाद में कहाँ पर चला जाता है? नेपाल में चला जाता है। और वहां पर एक भील वंश की जो राणा साका है उसका क्या करता है? हमारा स्थापना करता है, या उसका क्या था? संस्थापक था। आगे बात करते हैं। अगला एक हमारी हेडिंग आती है, इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी के बारे में या आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावत, जो कि इसी है जो पद्मिनी के ऊपर वो मूवी बनाई हुई है। तो उस मूवी के बारे में या ये कौन थी पद्मिनी, तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो पद्मिनी है हमारे इस रतन सिंह की रानी थी। रतन सिंह की क्या थी? हमारी रानी थी। रतन सिंह की रानी थी। कहाँ की रहने वाली थी? तो ये सिंहल द्वीप की थी। कहाँ की थी? हमारी सिंहल द्वीप की थी। सिंहल आइसलैंड, सिंहल द्वीप कुछ तो बोलते हैं इसको, आज आप श्रीलंका बोलते हो, उसी को है जो उस टाइम क्या बोला करता था? सिंहल द्वीप बोला करते थे। तो ये सिंहल द्वीप की रहने वाली थी। मैं बात करूं पद्मिनी के पिता कौन थे, तो पद्मिनी के पिता की बात करते हैं। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन इसके पिता का नाम था। वही मैं बात करूं माता का, तो माता का नाम था इसका चंपावती। वो आपने कहानियां तो सुनी होगी कि पद्मिनी सॉरी रतन सिंह जी के पास में एक तोता था, और उस तोते का नाम था हमारा हीरामन। उस तोते का क्या नाम था? हमारा हीरामन नाम का एक तोता था, जो कि बोलने वाला जो तोता होता उस टाइप का एक तोता था। और ये हीरामन है, इस हीरामन के पास में क्या हुआ करता था? ये हीरामन उनके पास में आता है, और ये जो क्या करता है, तो ये पद्मिनी को है जो रतन सिंह को है जो पद्मिनी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बखान करती है कि एक आइसलैंड द्वीप के अंदर एक राजकुमारी है, गंधर्व सेन उनके पिता हैं या वहाँ के राजा हैं, उनके घर पर ये गया और उनसे जो आपको शादी करनी चाहिए। बाद में कहते हैं कि हीरामन के जो बताए हुए दिशा निर्देश है उसके अनुसार रतन सिंह वहाँ पर जाते हैं आइसलैंड पर। और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से चंपावती से जो शादी विवाह करके जो वापस यहाँ पर चित्तौड़ में आते हैं। पद्मिनी के लिए जो अलग से है जो बहुत शानदार क्या है जो चित्तौड़ के अंदर क्या बनाते हैं? महल बनाते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं कि पद्मिनी को सबसे अलग रखा जाता था। इसके जो भी महल वगैरह होता है वहाँ पर किसी को जाने की एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन वहाँ पर इस अब मैं बात करूँ तो इसका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था हमारा? राघव चेतन। रतन सिंह के आपके मैं बात करूं, रतन सिंह के दरबार का क्या था? ये दरबारी विद्वान था, विद्वान व्यक्ति था। और ये है जो एक बार है जो पद्मिनी को क्या देख लेता, वहां पर देख लेता। पद्मिनी को देखने के बाद में मैं बात करूं तो ये वहां पर है जो कहते हैं कि मूर्छित होकर वहां पर गिर जाता है। उसकी इतनी इन्होंने जो इतनी सुंदर महिला है जो पहली बार देखी थी। और बाद में ये राघव चेतन है। इस टाइम हमारे उत्तरी भारत में जो राज करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था हमारा? अलाउद्दीन खिलजी उसका नाम था। और कहते हैं ये राघव चेतन है। जब इस बात का पता किसको चलता है? उस बात का पता चलता है हमारे
रतन सिंह को। तो बाद में जो रतन सिंह है इस राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल देते हैं बेइज्जत करके, और बाद में राघव चेतन है जो रतन सिंह का जो मैं बात करूँ दुश्मन कौन, तो उसका दुश्मन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाकर इसको बताते हैं कि पद्मिनी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में जो क्या करते हैं बखान करते हैं, बताते हैं। तो बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बाद में यहाँ पर क्या करता है चित्तौड़ पर अटैक करता है। क्या क्या कारण थे, और भी बहुत सारे कारण थे जिनके कारण उन्होंने युद्ध किया। तो उसमें एक प्रमुख कारण है जो पद्मिनी की सुंदरता भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन था, हमारा राघव चेतन था। तो इस राघव चेतन के बारे में ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी हमारा चित्तौड़ पर क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक कब करता है, तो 1303 ईस्वी के अंदर करता है। कब करता है, हमारा 1303 ईस्वी के अंदर यहाँ पर अटैक करता है। क्या क्या इसके अटैक के क्या क्या कारण थे, क्यों इसने अटैक किया, उन सब बातों के बारे में देखेंगे। पहला यहाँ पर है कि आक्रमण के कारण, क्या कारण था जिसके कारण है जो यहाँ पर चित्तौड़ पर क्या क्या था, हमारा आक्रमण किया था। तो सबसे पहला, यदि आप कहीं पर थ्योरी में लिख रहे हो, तो सबसे पहला जो एक ही कारण होता है और वो होता है साम्राज्यवादी नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति इस युग का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपना जो साम्राज्य, अपना जो राज्य है उसका विस्तार करना चाहता था, और इसलिए उसने जो कहां पर अटैक किया, चित्तौड़ पर अटैक किया। ये आप कहीं भी किसी भी युद्ध का कारण लिखो तो ये एक है जो कारण वहां पर हमेशा कॉमन रहता। तो कौन सा रहेगा, हमारा साम्राज्यवादी नीति। यदि आपको तुक्के भी लगाना हो तो आप कौन सा लगा सकते हो, साम्राज्यवादी नीति वाला लगा सकते हो। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कारण थे। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा इसका एक और प्रमुख कारण था कि चित्तौड़गढ़ का जो सामरिक और आर्थिक महत्व अधिक था। चित्तौड़ का चित्तौड़ का सामरिक और आर्थिक महत्व, इसका मतलब क्या होता है, सामरिक और आर्थिक का मतलब होता है कि चित्तौड़ के अंदर जो पानी, जो राजस्थान में बात करूँ तो सबसे ज्यादा उस चित्तौड़ साइड होता है, वहां पर खेती होता है। तो जहाँ से खेती ज्यादा होती है वहां से हमें रेवेन्यू भी ज्यादा प्राप्त होगा। तो वहां से इसको भी जो कहीं ना कहीं ये भी उसका एक क्या था, कारण था। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण था, और वो प्रमुख कारण क्या था, वो प्रमुख कारण ये था कि जो चित्तौड़ की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी जगह थी। आप यदि दिल्ली के अंदर उत्तरी भारत का जो प्रमुख राजा रहेगा उसकी जो राजधानी रहेगी, या तो क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी या आला उधर साइड रहेगी। तो यदि आप दिल्ली से है जो काम पर जाना चाहते हो, दिल्ली के अंदर आप यदि कोई उत्तर भारत का राजा तो काम पर रहेगा, दिल्ली के अंदर उसकी राजधानी रहेगी। यदि आप दिल्ली से कहाँ जाना चाहते हो, दिल्ली से आप जाना चाहते हो मालवा। मालवा बेल्ट किसको बोलते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश का वो इलाका जो राजस्थान से टच होता है उसको क्या बोलते हैं, मालवा बोलते हैं, जिसमें उज्जैन, रतलाम वगैरह ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर मालवा का आता है। और यदि आप दिल्ली से जाना चाहते हो कहाँ पर, गुजरात, गुजरात जाना चाहते हो। और यदि कोई दिल्ली का जो राजा है वो हमेशा ये दो ही चीज मानता था कि या तो मेरा कहाँ पर अधिकार हो, मालवा में, और दूसरा गाँव गुजरात में। इसके कारण भी थे क्योंकि गुजरात है जो वो समुद्र के किनारे स्थित बसा हुआ है। कहाँ पर है, समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे से आने से वहां से बाहर जो मैं बात करूँ एक्सपोर्ट वहां पर जो किया जा सकता था, वो जो बाहरी मुद्रा है वो वहां से अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू वहां से थोड़ा ज्यादा प्राप्त होता था, इसलिए वहां पर चाहता था। मालवा के अंदर खेती अच्छी हुआ करती थी, इसलिए वो जो दिल्ली वाला जो राज्य वो क्या चाहता था कि मेरा कहाँ पर अधिकार हो, या तो मालवा हो या कहाँ गुजरात हो। तो वो वहां से जब टैक्स ले के लिए यहाँ से जाना जाता था, तो दिल्ली से जब आप गुजरात जाओगे और दिल्ली से कहाँ जाओगे, मालवा जाओगे, तो आपसे जो आपको राजस्थान से होके जाना पड़ेगा। कहाँ से होके जाना पड़ेगा, राजस्थान से होके आपको जाना पड़ेगा। राजस्थान से बोलो तो मेनली किससे, मेवाड़ से होकर आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और मेवाड़ से यदि जाना पड़ेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बात करूं मैं 1299 ईस्वी की, किसकी, 1299 ईस्वी की। रतन सिंह के पिता थे जिसका नाम था समर, सॉरी समर सिंह या संग्राम सिंह इसका नाम था।
और समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से 1999 में है जो क्या दे लिया था, टैक्स ले लिया था। और टैक्स लेने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो उसके बदला लेना चाहता था। तो यह भी एक प्रमुख माना जाता है कि दिल्ली। तो तीसरा मैं यदि आपको प्रमुख कारण लिखूं तो तीसरा प्रमुख कारण आप ये लिखोगे कि चित्तौड़ है जो दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर क्या हमारा स्थित है। तो यह भी इसका क्या था, एक प्रमुख कारण था। तो इसलिए वो चाहता था कि यदि यहाँ पर हमारा अधिकार हो जाता चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में अधिकार होने के बाद में हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स वैक्स नहीं देना चाहता और हम आसानी से जो वहाँ पर जा सकते हैं। यदि यहाँ पर हमारे अधिकार नहीं हुआ तो हमसे क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो यह भी इसका ये जो एक आपके बात करूँ चित्तौड़ पर अटैक करने का क्या था, प्रमुख कारण था। तो ये हमारा हुआ। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप एक बात बताओ, कहीं ना कहीं चित्तौड़ का क्या बढ़ रहा है, हमारा महत्व बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, चित्तौड़ का क्या बढ़ रहा है, महत्व बढ़ रहा है। चित्तौड़ 1227 ईस्वी के अंदर यहाँ पर है जो किसको हरा देता है, दिल्ली के उत्तर भारत के राजा इल्तुतमिश को है जो जयतर सिंह हरा देता है। और 1299 के अंदर आपसे एक है जो दिल्ली उत्तरी भारत के जो महान राजा से अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया गया। तो कहीं कहीं है जो चित्तौड़ का क्या बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि यदि चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ा तो ये बाद में जो समस्या पैदा कर सकते हैं। तो वो है जो ये भी इसका यह कारण था कि वो बढ़ते चित्तौड़ के प्रभाव को जो नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि कैसे न कैसे इनको क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, ये भी इसका क्या था, एक प्रमुख कारण था। चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव। और एक लास्ट कारण जो आप सब जानते हो, मैंने पहले बता दिया, पद्मिनी के अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मिनी को पाना चाहता था, उसकी सुंदरता भी इसका एक क्या थी, कारण था। तो पद्मिनी पद्मिनी भी एक कारण था युद्ध करने का। तो ये 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके कारण है, जिनको आपको ध्यान में रखना है कि क्यों क्यों उन्होंने जो युद्ध किया था। तो पहला साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का सामरिक और आर्थिक महत्व, दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर चित्तौड़ स्थित था, इसलिए इम्पोर्टेंस था। और मैं बात करूं तो चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, और मैं बात करूं तो आपके पद्मिनी की सुंदरता इस युद्ध का है जो एक अटैक का क्या था, एक कारण था। अटैक करता है यहाँ पर, और अटैक करने के बाद में हमारे जो 1303 के अंदर यहाँ पर अटैक होता है। और कहते हैं कि इस टाइम जो यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर साका हो जाता है। मैं बात करूँ साका की, किसकी बात करें, साका की बात करते हैं। साका के अंदर दो चीज होती है, एक हमारा होता है केसरिया, एक होता है हमारा जोर। कि जब दुश्मन की सेना हमारे से क्या ज्यादा होती है तो उस टाइम है जो हम उसके साथ में युद्ध है जो लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो उस टाइम हमारे ये जो एक तो हमारा केसरी हुआ करता था और एक जोहर होता था। केसरी का अर्थ होता है कि पुरुष है जो अपने सिर पर वो शरीर पर है जो केसरी वस्त्र रंग के कपड़े धारण करके केसरी साफ बांध कर युद्ध के लिए है जो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाएंगे। जो बाद में जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं जो बाद में क्या कर लेती है, अग्नि के अंदर है जो अपने आप को है जो न्यौछावर कर देती है। अग्नि के अंदर है जो अग्नि स्नान कर लेती है, या अग्नि के अंदर जल के वो जो अपने जो प्राण त्याग देती है। तो वो जोर हुआ करता था। तो ये जब दोनों घटनाएं साथ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में शाखा बोलते हैं। तो शाखा के अंदर हमेशा दो चीज होती है, एक होता है केसरिया, एक होता है हमारा जोर। यहाँ पर केसरिया कौन करता है, तो केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, रतन सिंह के नेतृत्व में। जहाँ का वहाँ का जो राजा होता है उसके नेतृत्व में ये क्या हुआ करता था, मैं बात करूँ केसरी हुआ करता था। और जोहर की बात करें तो जोहर यहाँ पर ये पद्मिनी के नेतृत्व में होता है। किसके, पद्मिनी के नेतृत्व में होता है। पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, जोहर होता है। इसके अलावा 1600 अन्य रानियों ने, यहाँ मैं बात करूँ 1600 अन्य महिलाओं ने, महिलाओं ने भी यहाँ पर क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना।
जोर और यहाँ पर होता है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे कहते हैं कि किले के अंदर आता है, और किले के अंदर आते ही उसको है जो वो इधर उधर पद्मिनी को अंतरराज था, उसको जब राख की राख मिली तो बाद में जो कहते हैं वहां पर जो निर्दोष जनता ही बैठी थी। आप में जब आप स्थापत्य किला के अंदर जब किले पढ़ते हैं तो किले के अंदर आप मेवाड़ का किला पढ़ोगे, वहां पर बताएगा कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होती है राजस्थान में आवासीय किला तो हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। और इसके अलावा वहां पर है जो बहुत सारी आप है जो 50 से 60 हजार है जो लोगों को वहां पर एक साथ रख सकते हो। और कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के जो किले उसके अंदर 84 है जो पॉइंट्स हैं, तो 84 वहां पर तालाब है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखो कि वहां पर है जो उसके अंदर खेती भी होती थी, तो इसके बारे में भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। तो वहां पर है जो 30,000 लोगों का क्या कर लेता, नरसंहार कर देता। 30,000 लोगों का क्या कर देता, कत्लेआम या मैं बोलूं कि नरसंहार कर देता। इसके अलावा आप लोगों को और क्या ध्यान रखना, तो इसके अलावा आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी कि 25 अगस्त 1303 को यहाँ पर क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, तो 25 अगस्त 1303 को अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ये बोलता है कि मैंने जो चित्तौड़ को पूर्ण तक क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, यहाँ पर लोगों को जिंदा काट देता, 30,000 लोगों को यहाँ पर कत्लेआम कर देता, जिंदा काट देता, और मैंने जो चित्तौड़ को पूर्ण तक क्या कर दिया, बर्बाद कर देता। और इसका एक बेटा था जिसका नाम था खिरजा खिर्ज खान। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था खिर्ज खान, बेटे का नाम था खिर्ज खान। और क्या कि ये खिर्ज खान है जो यहाँ पर चित्तौड़ को क्या करेगा, वापस आबाद करेगा, इसलिए उसने चित्तौड़ का एक नाम बदल कर दिया था। और उस चित्तौड़ का जो नाम बदला था उसका नाम था हमारे खिरजा खान। क्या नाम था, खिरजाबाद है जो क्या कर देता, इसका नाम कर देता। और किसके नाम पर किया था, तो अपने बेटे के नाम पे किया था। और ये चित्तौड़ किसको सौंप देता, तो अपने बेटे खिरज खान को यहाँ पर ये क्या देता, चित्तौड़ सौंप देता है। अब इस युद्ध के हम एक इम्पोर्टेंट और चीज भूल रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब चित्तौड़ का जो साका हुआ था, तो इस साके के अंदर जब ये हुआ था तो इस टाइम रतन सिंह के कमांडर थे, रतन सिंह के, मैं बात करूं सेनापति की, तो दो सेनापति यहाँ पर आए थे रतन सिंह के, और उनका नाम था, एक का नाम था आपके गोरा और एक का नाम था बादल। तो एक था गोरा और आपके बात करूं तो दूसरा था हमारा बादल, जो कि मैं बात करूं पद्मिनी के भाई और भतीजे थे, जो कि इस युद्ध के अंदर है जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ है जो लड़ने के लिए आए थे। तो इनके दो के बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने बेटे खिरज खान को है जो चित्तौड़ सौंप देता है, वो चित्तौड़ का जो नाम बदल कर क्या कर देता, खिरजाबाद कर देता। और इनमें बात करूं ये जानकारी के, इसने जो ये चित्तौड़ सौंपा था, इसके हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये हमारी एक दाइबी पीर की दरगाह है। किसकी, दाइबी पीर की दरगाह, चित्तौड़ के अंदर ये दरगाह है। और ये दरगाह कब की है, तो ये जो दरगाह है वो हमारे 1325 ईस्वी की है। कब की है, 1325 ईस्वी की है। और इससे हमें ये क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि ये है जो किसको सौंप दिया गया था, खिरज खान को ये क्या सौंप दिया गया था, हमारा चित्तौड़ सौंप दिया गया था। तो इसके बारे में आपको एक क्या रखना, ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, बाद में कहते हैं कि ये जो खिरज खान है यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाता है, उसने क्या क्या निर्माण करवाया, कार्य करवाया, तो वो हम देखते हैं। तो उसने एक ये जो आपने सुना होगा कि जो चित्तौड़ का किला वो गंभीरी और बेड़च नदी के जो किनारे पर या उनके संगम स्थल पर बना हुआ है। तो गंभीरी नदी पर वो एक पुल बनाता है, गंभीरी नदी पर एक ब्रिज का निर्माण कराता, पुल का निर्माण करवाता। ये इसके बारे में जान रहे। इसके अलावा ये एक जो यहाँ पर मकबरे का भी क्या करवाता, निर्माण करवाता है। और ये जो मकबरे का जो इंक्रिप्शन है वो फारसी भाषा का इंक्रिप्शन है। और कहते हैं ये 1310 का इंक्रिप्शन है। कब का है, 1300 हमारे 10 का इंक्रिप्शन लगा हुआ है। और इस इंक्रिप्शन में दो चार बातें बता रखी है। इसने इस इंक्रिप्शन में अपने है जो पिता के बारे में है जो बता रखा है, उनकी कुछ उपाधियों के बारे में बता रखा है। तो इसके अंदर वो कहता है कि मेरे जो पिता है वो संसार के रक्षक है। क्या इस
क्या कहता है कि मेरे जो पिता है वो क्या है, संसार के रक्षक है, संसार के रक्षक है। वो कहते हैं कि वो क्या है, ईश्वर की क्या है, छाया है। और इसी के अंदर बता रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या बता रखा है, तो इसके अंदर बता रखा है कि वो क्या है, तो वो बताता है कि वो है जो सिकंदर सानी है। सिकंदर क्या हमारा सानी है। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा, अर्थात मेरे जो पिता है वो दूसरा सिकंदर है। सिकंदर वो आग था जिसने पूरी दुनिया पर क्या किया था, राज किया था। तो इसने कहा कि एक तो वो थे, एक दूसरा सिकंदर कौन है, मेरे पिताजी जो कि क्या करेंगे, पूरी दुनिया पर क्या करेंगे, राज करेंगे। तो ये तीनों हमारे जो टाइटल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो हमें मकबरे से मिलते हैं। जो मकबरा कब क्या, जो 1325 ईस्वी का क्या मकबरा। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंस बुक के बारे में बताता हूँ। एक हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है पद्मावत, आपने सुनी होगी। पद्मावत जो पुस्तक है वो 1540 ईस्वी के अंदर लिखी हुई पुस्तक है। और ये किसने लिखी, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। एक पुस्तक है पद्मिनी चरित, पद्मिनी पर लिखी हुई पुस्तक है पद्मिनी चरित। ये लब्धुदी की पुस्तक है। इसके अलावा आपने है जो एक पुस्तक सुनी होगी, गोरा बादल की चौपाई। ये हमारे हेमरतन सूरी की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों के बारे में रखना। पद्मावत और पद्मिनी ये दोनों है जो किस पर, पद्मिनी पर लिखी हुई है। और गोरा बादल जो पद्मिनी के जो भाई भतीजे थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता है और इस लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो उन पर हेमरतन सूरी की लिखी हुई है पुस्तक है। तो इन तीनों पुस्तकों के बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान, और उस दरबारी विद्वान था उसका नाम था हमारा अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो है जो दो पुस्तक लिखा। एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख अलई, पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतेह। या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है तारीख अलई। ये अलाउद्दीन खिलजी पर लिखी हुई पुस्तक है। तारीख यानी तारीफ है, ए अलई, अलई का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो तारीफ लिखी हुई है, तो इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी की पुस्तक है और किसके बारे में लिखी हुई है, तो खजाइन फुतर और तारीख अलई के बारे में लिखी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बाद में ये जो किला है जो हमारा जो है वो मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव, यही का दूसरा नाम है मालदेव सोनगरा। सोनगरा हमारे चौहान होते जो कि हमारे जालोर के अंदर राज किया करते थे। और आपने एक नाम सुना होगा कान्नड़ देव सोनगरा, तो ये कान्नड़ देव सोनगरा का छोटा भाई था। कान्नड़ देव सोनगरा का छोटा भाई था। बाद में कहते हैं कुछ टाइम के लिए ये किला है जो मालदेव के जो अंडर रहा था, या इसने जो इस किले को कुछ टाइम के लिए इसको सौंपा गया। तो ध्यान रखना कि चित्तौड़ किला कुछ टाइम के लिए। सौंपा गया था। तो ये तो हमारी थी आज की क्लास। और यहाँ पर हम जो रतन सिंह को क्या कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। रतन सिंह के कमांडर जो मैंने आपको बताया थे गौरव और बादल, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हो रखी है। इसके अलावा हम बात करें तो मालदेव सोनगरा, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि इसको है जो मुछाना मालदेव भी कहते हैं।
और ये कानदेव सोनगरा जालोर के कानदेव सोनगरा का छोटा भाई था, खुद जालोर का था। 1308 के अंदर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जालोर को अटैक करता है। उस टाइम शाका होता है, तो कानड़ देव जो वीरम देव सोनकरा था उसका भाई, तो वो तो जो उस वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये उस टाइम बच जाता है। तो उसको बाद में यहाँ पर इसका किले का प्रशासक बनाया गया था। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। और आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई थी क्लास। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको यदि कोई डाउट वगैरह हो तो आप जो नीचे कमेंट के अंदर बता देना। आपको जो नेक्स्ट क्लास है उस अंदर आपके डाउट को क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।